हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 6 लेखक माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक टोकरी मिट्टी घमंड और अन्याय के बोझ का प्रतीक है। एक साधारण सी बूढ़ी महिला ने मानवीयता और करुणा भरी सादगी से इस घमंड और अन्याय पर किस प्रकार विजय प्राप्त करती है उसे हम इस कहानी से समझते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। इस कहानी में जमींदार का नाम नहीं है बल्कि आदर सूचक शब्द श्रीमान का प्रयोग किया गया है। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता अर्थात महल के बाहरी आंगन का घेरा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की बात याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी, अधमरी हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए यानी व्यर्थ गए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक बूढ़ी महिला जिसके पति, बेटा, पतोहू सबकी मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ उसके पुत्र की एक पुत्री अर्थात उसकी पोती थी जो उसके जीने का सहारा थी। वह तो पहले से ही बहुत दुखी थी। पहले की बातें याद करके वह खूब रोती थी। ऊपर से एक और दुख उसके सामने खड़ा हो गया। वह यह था कि उसके पड़ोसी जमींदार साहब किसी लालची और छोटी छोटी बातों पर कमी निकालकर तथा कानूनी दाव पेंच लगाकर केस को अपने पक्ष में कर लेने वाले वकील को रिश्वत देकर उस बूढ़ी औरत के झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, उसको वहां से निकाल दिया। वह अपनी पोती के साथ पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। आप इस चित्र में देख रहे हो, इस बूढ़ी महिला के हाथ में एक टोकरी है जिसको लेकर वह जमींदार के पास पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। पहले के समय में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता था। अभी भी कुछ लोग मिट्टी का चूल्हा बनाकर लकड़ी को जलावन के रूप में इस्तेमाल कर उसी पर खाना बनाते हैं। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को यानी अंदर के दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। अर्थात आप थोड़ा सहारा दीजिए तो मैं इस मिट्टी की टोकरी को अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी
तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊपर ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। एक बूढ़ी महिला जो उस मिट्टी भरी हुई टोकरी को अंदर से उठाकर ले आई थी, उसे वह जमींदार साहब नहीं उठा पा रहे थे। इसके कारण वह शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उनके हृदय में दया आ गई थी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने अन्याय किया है, इसी कारण से वह टोकरी उनसे नहीं उठाई गई। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। वृद्धा के कहने का तात्पर्य था कि उस जगह पर आप कैसे रह सकेंगे जो पाप, अन्याय और छल कपट से मुझसे छीना गया है। आपकी आत्मा धिक्कारती रहेगी, आप उसका बोझ कैसे सहन कर सकेंगे? जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो, अर्थात ताकत और धन पर घमंड से भरकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म यानी अपने किए गए काम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार साहब के पास धन और कानून की शक्ति थी, लेकिन वृद्धा के पास सच्चाई का नैतिक बल था। उसी बल के सामने जमींदार साहब झुक गए, अपने किए गए कर्म पर पछताने लगे। जमींदार ने बूढ़ी औरत से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। पाठ को अब हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं पाठ से। आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? तो आप कहानी में पढ़ चुके हो कि जमींदार अपने महल के अहाते का विस्तार करना चाहता था, इसलिए झोपड़ी हटाने की आवश्यकता लगी। दूसरा है, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? इसका सही उत्तर होगा विनती और नम्रता से, क्योंकि वृद्धा ने न तो क्रोध किया, न झगड़ा किया, न ही अदालत से अनुमति ली या फिर चुपचाप उठा कर ले गई, बल्कि उसने विनती और नम्रता से मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगी। तीसरा, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा वृद्धा की पोती का व्यवहार झोपड़ी से लगाव को दर्शाता है। चौथा है, कहानी का अंत कैसा था? कहानी का अंत सुखद रहा, क्योंकि अन्यायपूर्ण ढंग से कब्जा किया गया झोपड़ी वृद्धा को वापस मिल गई। साथ ही यह कहानी हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करने की प्रेरणा देती है, इसीलिए सुखद और प्रेरणादायक दोनों उत्तर सही है। मिलकर करें मिलान। यहाँ एक वाक्य के दो निष्कर्ष है, दोनों में से एक सही है। पहला है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। इसका निष्कर्ष होगा वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। दूसरा, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इसका उत्तर होगा जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। तीसरा है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। इसका उत्तर होगा वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। चौथा है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। इसका निष्कर्ष होगा धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। पांचवा है, कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। इसका उत्तर होगा अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। छठा है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे?
इसका उत्तर होगा वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। सातवां है, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। इसका उत्तर होगा वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। आठवां है, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इसका उत्तर होगा झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। पंक्तियों पर चर्चा। क, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। इसका उत्तर होगा वृद्धा जमींदार को यह समझाना चाहती थी कि इतने बड़े अन्याय का नैतिक बोझ उठाना आसान नहीं होता। ख, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। इसका उत्तर होगा जमींदार के हृदय में यह बात थी कि उसने वृद्धा के साथ अन्याय किया है। इसी बोझ के कारण मिट्टी भर टोकरी उससे नहीं उठाई गई। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों। इसका उत्तर होगा मेरे विचार से कहानी की सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है। उसने जमींदार के अत्याचारों का विनम्रता और सहनशीलता से सामना करते हुए जमींदार को उसकी गलती का एहसास भी करा दिया। ख, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था। इसका उत्तर होगा वृद्धा की पोती ने खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जमींदार ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था। उसे अपनी झोपड़ी से बहुत लगाव था। ग, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया। इसका उत्तर होगा जमींदार ने वकीलों को रिश्वत देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। यहाँ जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है। इसका उत्तर होगा यहाँ सिर हिलाने की क्रिया का अर्थ है अनुमति देना। उन्होंने सिर हिलाकर वृद्धा को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। उसके बाद किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। इसका उत्तर होगा पहले जमींदार का व्यवहार घमंडी और अन्यायपूर्ण था। इस घटना के बाद उसके मन में पश्चाताप, दया और करुणा जैसे भाव आ गए। उसके बाद है उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया। इसका उत्तर होगा जमींदार को अपने द्वारा वृद्धा पर किए गए अन्याय का एहसास हो गया था, इसलिए उसने पश्चाताप करते हुए वृद्धा से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। पाठ को आपने समझ लिया है। अनुमान और कल्पना से आप खुद ही करोगे। कुछ काम आप खुद करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे बातें कर सकते हो, मैं उसका समाधान जरूर दूंगी। की और की का उपयोग। क में छोटी की मात्रा के का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि क में बड़ी की मात्रा की का प्रयोग संबंध बोधक होते हैं या फिर करना क्रिया का भूतकाल रूप होता है। जैसे इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यहाँ दो वाक्य इससे भरोसा है और वह रोटी खाने लगेगी, यहाँ की दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। यहाँ वृद्धा और झोपड़ी से की संबंध बता रहा है। वैसे ही वृद्धा ने कहा कि वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है, वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई थी। वृद्धा ने प्रार्थना की कि टोकरी को जरा हाथ लगाइए। यहाँ क में बड़ी ई की मात्रा करना क्रिया का भूतकाल रूप है। क में छोटी ई की मात्रा दो वाक्य को जोड़ रहा है। पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी।
उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने यह सोचा कि झोपड़ी में से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। गांव में बड़ी की मात्रा वाला की संबंध या अधिकार को प्रकट कर रहा है। मुहावरे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। पहला मुहावरा है बाल की खाल निकालना, यानी छोटी छोटी बातों में कमी निकालना। दूसरा है थैली गरम करना, यानी रिश्वत देना। तीसरा है कब्जा करना, यानी अधिकार जमाना। बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बाल बांका न होना, कुछ भी कष्ट या हानि न पहुंचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। इसका वाक्य हो सकता है कि ईश्वर जिसका साथ देते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल बराबर, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन या पतला। मेरे और मेरे मित्र के व्यवहार में बाल बराबर भी अंतर नहीं है। बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, सूक्ष्मतम अंतर होना। दोनों जुड़वा बहनों के रूप में बस बाल बराबर फर्क ही है। बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वह बाल बाल बच गया। काल। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूँ। क्रिया को देखकर काल का पता लगाया जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला वाक्य पकाऊंगी भविष्य काल का है। दूसरा पकाई भूतकाल का। तीसरा पका रही हूँ वर्तमान काल का। यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, भविष्य काल जो आने वाले भविष्य में संपन्न होगा। अब इन वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। वह गिड़गिड़ाकर बोली, इसका वर्तमान काल होगा। वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है, भविष्य काल होगा। वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं, श्रीमान आज्ञा देंगे। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। इसका होगा जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। वे वृद्धा से क्षमा मांगकर उसकी झोपड़ी वापस दे रहे हैं। वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोपड़ी वापस कर देंगे। वचन की पहचान। उसके मन में कुछ दया आ गई। उनकी आंखें खुल गईं। यहाँ गई एक वचन के लिए, गई बहुवचन के लिए। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों? गई और गई में अनुस्वार का अंतर है, क्योंकि एक वचन में गई होगा और बहुवचन में गई। इसी प्रकार और भी वाक्य है। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई।
झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गईं। पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं। यहाँ पाठक, यादें, आंसू बहुवचन है, इसलिए थी, आई, गई, हैं क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी यदि आप समझ चुके हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको पाठ मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।